हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें खास करके हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की किस तरह से होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, हाउ एंड वेयर, ये दोनों चीज़ का आंसर उसमें मैंने दे दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अ एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन मींस मेटल का मिक्सचर, राइट। देखो, अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा सर एलॉय फॉर्म करना कहाँ बड़ी बात है, एलॉय का फॉर्मेशन करना मींस मेटल को लो और साथ में मिक्स कर लो, चलो गर्म करके मिक्स कर लो, लेकिन कर लो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसमें ह्यूम एंड रॉथरी करके दो साइंटिस्ट थे। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, ह्यूम एंड रॉथरी करके दो साइंटिस्ट थे, और दोनों साइंटिस्ट ने कुछ रूल बनाए कि कोई भी दो मेटल लेके आप उनका मिक्सचर नहीं बना सकते। पहला तो क्वेश्चन ये समझो कि मेटल का एलॉय फॉर्म जरूरी क्यों है। देखो, कोई एक मेटल के अंदर हमें चाहिए वो सारी एक साथ प्रॉपर्टी नहीं मिलती। कोई मेटल हार्ड है, कोई ब्रिटल है, कोई मेटल जो है उसको कोरोजन लग जाता है, तो कोई कॉस्टली है। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ रखनी है और हमें चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी का हमको कॉम्बिनेशन करवाना है, तो एलॉय का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब एलॉय फॉर्मेशन जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट का आसानी से होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म अ एलॉय फॉर्मेशन इजीली। क्यों? क्योंकि जितने भी रूल है एलॉय के फॉर्मेशन के लिए, जो भी उनकी क्या बोलते हैं उसे, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। अब एलॉय फॉर्मेशन के लिए दो सॉलिड ले लो और दोनों को एक साथ मिक्स करो, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। एंड एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल जो है वो रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, प्रॉपरली नहीं, रैंडमली अरेंज हो जाएंगे। तो पहली मेटल के कुछ एटम वहां से हट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे बाय सेकेंड मेटल, एंड एक मेटल के कुछ एटम को दूसरे मेटल के कुछ एटम रिप्लेस करेंगे, तो एलॉय फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट देखो, एलॉय आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमॉन्ग द एटम ऑफ द अदर मेटल। सिंपल, जो मैंने बताया वही है। एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल के एटम जो है वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? द एलॉयज आर जनरली फॉर्म्ड बाय दोज एटम्स which have a metallic radii within about 50% of each other। समझ में आ रहा है? मान के चलो यहां पर एक एटम है ये वाला और एक एटम है ये वाला, दोनों एटम की साइज में फर्क है। ये एटम की रेडियस बड़ी है और ये एटम जो है उसकी रेडियस छोटी है, वो तो दिख ही रहा है हम लोगों को। लेकिन ये दोनों की रेडियस के अंदर 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रेडियस डिफरेंट 15% या उससे कम आ रहा है तो ये दोनों मेटल का आपस में आसानी से हम लोग एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पावरफुल बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो रेडियस का डिफरेंस है वो 2% या उससे भी कम होता है ज्यादातर केस में। ज्यादातर केस में द एलॉय आर जनरली फॉर्म्ड बाय दोज एटम विच हैव अ मेटेलिक रेडियाई विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज। ट्रांजिशन एलिमेंट एक ही मेटल बहुत सारे एलॉय का फॉर्मेशन कर सकती है। रीजन ये है बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट सिमिलर इन साइज एंड therefore the atom of one metal can substitute the atom of other metal in its crystal lattice। एक मेटल को दूसरी मेटल आसानी से रिप्लेस तब कर पाती है जब उनके बीच में साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो। समझ में आया पॉइंट? देन आफ्टर, द एलॉय so formed are very hard
एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो एलॉय बनते हैं वो हार्ड होते हैं एंड देन आफ्टर उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। कुछ मेटल के एग्जाम्पल यहां पर हम शेयर कर रहे हैं। वन इज अ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर होता है 75 to 90% एंड टीन होता है 10 to 25%। ब्रास, कॉपर होता है 60 to 80%, जिंक होता है 20 to 40%। घन मेटल जिसमें कॉपर, जिंक एंड टीन होता है 87:3:10 के हिसाब से। समझ में आ रहा है? आगे देखें हम लोग कुछ और मेटल के एग्जांपल्स में यहां पर शेयर कर रहा हूं आपके साथ। वो एग्जांपल्स को देखो तो जर्मन सिल्वर। अब एक बार सवाल आया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रपोर्शन कितना। तो देखो बेटा यहां पर कोई सिल्वर है ही नहीं। प्रपोर्शन ऑफ सिल्वर इज 0। प्रपोर्शन परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 0। क्यों? क्योंकि ये कॉपर, जिंक, निकल है, तो फिर इसे जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं? इट इज अ लुक लाइक अ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर बोलते हैं। 2:1:1 के हिसाब से ये पाए जाते हैं। निक्रोम की बात करें, निक्रोम देखो, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, निक्रोम, निकल, क्रोमियम एंड आयरन। एलॉय ऑफ स्टील। अब स्टील डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं क्रोमियम स्टील, जिसमें क्रोमियम 2 to 4% होता है। स्टील के अंदर कार्बन एंड आयरन कंपलसरी होते हैं, तो ज्यादा प्रपोर्शन कार्बन एंड आयरन का होता है। एंड कोरोजन ना लगे इसके लिए क्रोमियम स्टील में क्रोमियम, निकल स्टील में निकल 3 to 5%। स्टेनलेस स्टील जो ज्यादातर हम यूज करते हैं रूटीन लाइफ में, उसमें क्रोमियम 12 to 14%, निकल 2 to 4%। एंड क्रोमियम form oxide layer on the surface of stainless steel to protect iron from rusting। protect iron from rusting। आयन इसमें है तो इसका रस्टिंग ना लगे, इसलिए ये क्रोमियम जो है 12 to 14% उसका ऑक्साइड बनता है एंड आयन की सरफेस के ऊपर एक लेयर बना देता है। ये लेयर होता है क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर, जो इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट। देन आफ्टर इनवार की बात करें तो निकल होता है उसमें 36%। समझ में आया? अब ये 6 पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एमालगम इज अ सेमी सॉलिड एलॉय विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ मेटल विथ मर्क्यूरी। समझ में आ रहा है? किसी भी मेटल को मर्क्यूरी के साथ मिक्स करके आप लोग अमालगम बना सकते हो, बट याद रखना फैकोनी, iron, cobalt and nickel do not form amalgam due to large difference in size। डिफरेंट बहुत बड़ा है साइज में और इसीलिए मर्क्यूरी के साथ फैकोनी मिक्स नहीं हो सकता। फैकोनी का मतलब है आयरन, कोबाल्ट, निकल मिक्स नहीं हो सकता। ये एलॉय के फॉर्मेशन को देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि साइज में डिफरेंस कम है। मान के चलिए ये एक्स एटम है और एक्स एटम की अरेंजमेंट प्रॉपरली है, लेकिन कहीं पर एक्स एटम यहां से रिप्लेस हो गया कोई वाई एटम की वजह से। समझ में आया? यहां पर अगेन वाई एटम आ गया, तो हो सकता है कि कभी कभी बहुत सारी जगह से एक्स एटम को हटा दिया जाए और उसकी जगह वाई एटम अरेंज कर दिया जाए और फिर एक एलॉय का फॉर्मेशन बन जाए। ये एक रैंडमनेस होती है, रैंडम अरेंजमेंट पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलॉय। अंडरस्टूड? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं बेटा। आप लोगों को एक एक करके सबके आंसर देने। परफेक्ट बॉक्स नंबर 1 मैं सभी के आंसर बता दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं भाई? रीजन क्या है? रीजन समझो। आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122 एंड N-1 D1-10। अब ये दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं।
तो वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल, ये इसका आंसर आएगा। बाकी के ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना। विच एलिमेंट डू नॉट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने यदि लास्ट लेक्चर में मैंने जो टेबल शेयर किया था वो याद किया है, तो Mn हैविंग मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +7 तक, क्रोमियम में देखा जाए तो +2 से +6 तक, आयन में देखा जाए तो +2 से +6 तक, बट स्कैंडियम हैविंग ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +3, जो टेबल में लिखी गई है। कंसिडर द आयन Fe+2, Fe+3, Cr+2, Cr+3, Mn+2, Mn+3। ओके, ये हमको कुछ 6 आयन दे रखे हैं और बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग आयन नीचे कौन है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन नीचे कौन है, ये हमको आंसर देना है। बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग आयन के लिए आयन का खुद का रिडक्शन होना चाहिए। देखो रिडक्शन होके जो आयन बनेगा वो स्टेबल बनना चाहिए, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग आयन हो सकता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं Mn की, Mn+3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D4। बट यदि मैं बात करूं Mn+2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D5 एंड D5 इज अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो Mn+3 में से Mn+2 फॉर्म होना चाहिए। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसका खुद का हुआ रिडक्शन, एंड जब इसका खुद का होता है रिडक्शन तो इट इज बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग आयन। तो Mn+3 जो है वो आंसर आएगा। अब बात करते स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन के बारे में। बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन कौन, बताओ मुझे। देखो इसमें भी क्रोमियम+2 एंड क्रोमियम+3, क्रोमियम+3 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। क्रोमियम+2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी D4 एंड क्रोमियम+3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी D3। D4 की कंपेयर में D3 स्टेबल है। क्यों? लास्ट लेक्चर में मैंने एक ऑर्बिटल का जिक्र किया था, दैट इज T2g। याद आ रहा है कि नहीं? D ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। अब इस 5 टाइप की ऑर्बिटल का यदि मैं पार्ट फॉर्म करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यदि मैं इसके पार्ट बना लूं तो 2 पार्ट में ये कन्वर्ट होती है 5 टाइप की ऑर्बिटल, जिसमें 3 ऑर्बिटल नीचे की तरफ एंड 2 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जो नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अरेंज हो जाए तो ये हो गई हमारी हाफ फील्ड। कैसी हो गई? हाफ फील्ड। अब जब हाफ फील्ड हो गई तो ये D3 है और ये स्टेबल है, इसे हम लोग बोलते हैं T2g। और ये ऊपर की 2 ऑर्बिटल है, इसे हम बोलते हैं Eg। क्या बोलते हैं? Eg। तो यहां पर क्रोमियम+2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन की तरह काम करता है। क्लियर? चलिए लिखना है तो लिख सकते हो। 4th नंबर है विच कंपाउंड डज एग्जिस्ट। आपको पता है CrF7 पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्रोमियम की तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मैक्सिमम होती है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं। Mn फ्लोरीन के साथ +7 कभी नहीं देता है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स में पता चलेगा हम लोगों को। बात है MnO3F, और लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि Mn का ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है या फ्लोराइड है, तो वो पॉसिबल है, वो कंपाउंड पॉसिबल है, तो एक ऑप्शन आएगा इसमें। 5th, इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट, chromium+6 is a strong oxidizing agent in acidic medium. Chromium+6 is a strong oxidizing agent in acidic medium, मीन्स इसका खुद का रिडक्शन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बट MO+6 in MOO3 and vanadium+6 in a VO3 are not strong oxidizing agent in acidic medium। कहने का मतलब यहां पर यह है कि डाइक्रोमेट जो होता है
Dichromate means Cr2O7 2 minus. This is dichromate. तो in the dichromate क्रोमियम प्लस 6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, बट मॉलिब्डेनम प्लस 6 MoO3 में एंड टंगस्टन प्लस 6 WO3 में वो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। रीजन सिंपल सा है कि प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 6 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल इन ग्रुप नंबर 6। देखो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर मोर स्टेबल। तो जो हैवी मेटल है उनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट स्टेबल होती है, तो मॉलिब्डेनम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी एंड टंगस्टन की भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। समझ में आ रहा है? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर स्टेबल, जबकि क्रोमियम +6 उतना स्टेबल नहीं है, तो वो रिड्यूस हो सकता है एंड खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। चलिए आगे देखें, और क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू का जो लिस्ट था ना, मैंने जब आपको थियरी समझाई थी उसके अंदर ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। रोनियम एंड ऑस्मियम याद है? विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। V2O5 पता है, ये तो डायरेक्टली लाइन में से क्वेश्चन है। द एलिमेंट विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज रिस्पेक्टिवली। दो ऐसे एलिमेंट आपको बताने हैं जिसमें एक में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट हो और एक में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हो। बताओ बेटा कौन आएगा? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज देखना है। मैक्सिमम किसका होता है? गुड, मॉलिब्डेनम, एंड मिनिमम होता है कैडमियम। ये रटना है, ये याद ही करना है, दैट इज नो अदर ऑप्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? एक या एक से ज्यादा। यदि मैं जिंक +2 की बात करूं तो इसकी आउटर शेल में D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। फिर मैं टिटेनियम +3 की बात करूं तो इसकी आउटर शेल में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। मैं स्कैंडियम +3 की बात करूं तो इसमें D0 आएगी। मैं टिटेनियम +4 की बात करूं तो इसमें भी D0 आएगी। तो ये D1 है सिर्फ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर देखने को मिलता है टिटेनियम +3 में, एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है और ये अनपेयर्ड होता है, तो आंसर इज टिटेनियम +3। विच ऑफ द एलिमेंट हैव हाईएस्ट डेंसिटी, ये भी क्वेश्चन आगे डिस्कस किया गया है। ऑस्मियम, ओके, OS हैविंग अ हाईएस्ट डेंसिटी। क्लियर है बेटा? अब बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, ये जो टॉपिक मैं दिखाने वाला हूं या कवर करने वाला हूं KMnO4, वो आपको याद नहीं करना, मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लेना फिर भी। लेकिन जो 30% सिलेबस रिमूव हुआ है इसमें KMnO4 निकल गया है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है। तो ये सिर्फ नीट और JEE की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये मैं कवर कर रहा हूं, तो आपको इसे याद कर लेना है। क्या ही इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए सिंपल सा पॉइंट याद रखना, पायरोल्यूसाइड किसे बोलते हैं? MnO2 को पायरोल्यूसाइड बोलते हैं। हम KMnO4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पहले तो ये याद रखो कि जो KMnO4 होता है उसमें से जब मैं आयोनाइजेशन करूं तो K+ एंड MnO4- बनेगा। MnO4- को क्या बोलेंगे? पर मैंगनेट। एंड K2MnO4 की मैं बात करूं तो जब मैं इसका आयोनाइजेशन करूंगा तो ये बनेगा 2K+
and MnO4 2 minus, MnO4 2 minus, K2MnO4 and KMnO4 दो अलग अलग है। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, K2MnO4 को बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। मैंगनेट पहले बनेगा, उसमें से हम पर मैंगनेट बनाएंगे। ओके, दूसरी चीज, मैंगनेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जबकि KMnO4 की मैं बात करूं तो ये होता है वायोलेट कलर का। याद रखना, दिस इज वायोलेट कलर एंड दिस इज ग्रीन कलर कंपाउंड। अब पहले हमें पोटेशियम पर मैंगनेट बनाने के लिए पोटेशियम मैंगनेट बनाना पड़ेगा। पोटेशियम मैंगनेट बनाने के लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी विच इज KNO3 एंड KNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करना क्या है? MnO2, याद रखना, MnO2 KOH के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके K2MnO4 बना सकता है। यहां पर हाइड्रोजन है तो ये बनाएगा वाटर, K2MnO4 बन गया ग्रीन कलर का कंपाउंड। या फिर MnO2 K2CO3 के साथ भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके K2MnO4 बना सकता है, बट यहां पर कार्बन है तो यहां पर बनेगा CO2। सिंपल है इन शॉर्ट। पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड मींस MnO4 KOH के साथ या K2CO3 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पोटेशियम मैंगनेट बना सकता है। KOH होगा तो वाटर मिलेगा, K2CO3 होगा तो CO2 मिलेगा। ये पॉइंट याद रख लो। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर? पायरोल्यूसाइड KOH एंड ऑक्सीजन के साथ K2MnO4 वाटर देगा, पायरोल्यूसाइड K2CO3 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में K2MnO4 एंड CO2 देगा। लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब आपके पास जो K2MnO4 आ गया, क्या आ गया आपके पास? K2MnO4। ये K2MnO4 क्या कर सकता है? तो एक तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, दूसरा ये ओजोन एंड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, एंड तीसरा ये CO2 के साथ रिएक्शन कर सकता है। K2MnO4 जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा KMnO4 कॉमन, सब में KMnO4 सब में बनेगा, तो पोटेशियम मैंगनेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम पर मैंगनेट। बट क्लोरीन है तो यहां पर KCl बनेंगे, यहां पर ओजोन एंड H2O है तो ओजोन गिव अस ऑक्सीजन एंड H2O गिव अस KOH। CO2 जो है वो देंगे हमें K2CO3 एंड साथ में हमको यहां पर MnO2 भी मिलता है। क्लियर? अब MnO2 जब मिलता है तो देखो, K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7 एंड MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। तो इससे प्रूफ ये मिलता है कि +6 +7 में भी कन्वर्ट हुआ, +6 +4 में भी कन्वर्ट हुआ। तो ये +6 जब +7 में कन्वर्ट होता है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एंड +6 +4 में कन्वर्ट होता है तो इसे रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। समझ में आया पॉइंट? देखो ये रहा, K2MnO4 क्लोरीन के साथ KMnO4 KCl देगा, K2MnO4 वाटर एंड ओजोन, ये वाला वाटर एंड ओजोन के साथ KMnO4 KOH एंड ऑक्सीजन देगा, K2MnO4 CO2 के साथ KMnO4 MnO2 K2CO3 देगा। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4। तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक ही एलिमेंट का हुआ, ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन तो समझ में आया, बट एसिडिक मीडियम में ऐसा कैसे पता चलेगा? तो CO2 गैस इज एसिडिक गैस बेटा, CO2 ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड इट इज एसिडिक गैस। तो एक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? देन आफ्टर
कॉमर्शियली जब भी हम लोगों को KMnO4 बनाने की जरूरत पड़े कॉमर्शियली, तो क्या करेंगे, MnO2 पायरोल्यूसाइट लेंगे, फ्यूज्ड विथ KOH, KOH के अंदर इसे फ्यूज्ड कर देंगे, तो क्या बनेगा, MnO4-2। ये किसका पार्ट है, K2MnO4 का पार्ट है। मींस ये जो मिला ये तो ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला हमें, पोटेशियम मैंगेनेट मिला। एंड ये जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है, अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से MnO4 जो ग्रीन कलर का है वो कन्वर्ट होगा MnO4- पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। MnO4 जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन होने से MnO4- पर्पल कलर में उसका कन्वर्जन हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लेबोरेटरी। A manganese +2 ion, manganese +2 Mn+2 ion salt is oxidized by peroxodisulfate to permanganate. Permanganate, that means the MnO4-1, and peroxodisulfate, that means S2O8 2-. Make sure you remember these all ions. Mn+2, this is Mn+2, S2O8 2-, S2O8 2-, that means this is peroxodisulfate. MnO4- means permanganate. तो Mn+2 पेरोक्सोडाइसल्फेट एंड वाटर की प्रेजेंस में परमैंगनेट में कन्वर्ट हो गए। S2O8 2- converted in SO4 2-, H+ converted into H2O converted into H+. It gives us acidic medium, and that's why the pH is less than 7 in this reaction. Understood? ये रिएक्शन को लिख के याद करना पड़ेगा। Mn+2 converted in MnO4-, S2O8 2- converted in SO4 2-, and water gives us H+. Then we are talking about the physical property. फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात आए तो याद रखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है, इट इज अ पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। ओके, कैसा सॉल्युबल है, मॉडरेटली सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो KMnO4 को जब हीट किया जाता है 513 केल्विन टेम्परेचर पे, देन इट कन्वर्टेड इनटू K2MnO4 एंड MnO2। एक चीज यहां पर भी देखो, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां पर +6 एंड यहां पर +4, दोनों केस में रिडक्शन हो रहा है। तो पहले हमने जब रेडॉक्स पढ़ा था उसमें तो ऐसा बोला था कि जहां पर रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल बेटा, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहां पर 0, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ एंड मैंगनीज का रिडक्शन हुआ। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग जरा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जाए एंड KMnO4 इज टेकन इन एक्सेस, इसका प्रपोर्शन एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाए तो KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2O7 के अंदर, जिसे बोलते हैं मैंगनीज हेप्टॉक्साइड। लिखा होगा कहीं, देखो ये रहा, मैंगनीज हेप्टॉक्साइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा, मैंगनीज हेप्टॉक्साइड। याद रखना पॉइंट, Mn2O7, that is manganese heptoxide, which decompose explosively on heating. यदि मैं इसको हीट कर लूं तो ये एक्सप्लोजिव की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है। अंडरस्टूड? समझ में आया पॉइंट? लिख लिख के याद करना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड वाले बहुत मजे लेते होंगे रीजन की इसको, ये टॉपिक को उनको याद नहीं करना, वरना ये टॉपिक याद करने में टाइम बहुत जाता है। ओके, तो लेक्चर आपको छोटा दिखेगा लेकिन ये लेक्चर के अंदर मेहनत बहुत है आप लोगों की।
अब यहां पर मैं एक रिएक्शन का लिस्ट बता रहा हूं जिसमें पोटेशियम पर मैंगनीट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन पोटेशियम पर मैंगनीट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिडिक, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल तीनों मीडियम के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है। तो याद रखना, पोटेशियम पर मैंगनीट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ वीक अल्कलाइन, न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशंस। तो एसिडिक सॉल्यूशन हो, वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन हो या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता ही है। ओके, तो सबसे पहले है एसिडिक KMnO4। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, याद रखना। जब भी एसिडिक KMnO4 की बात आए तो ये KMnO4 क्या देगा, MnO4 माइनस। तो MnO4 माइनस में से बनेगा Mn+2। यहां पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी एसिडिक KMnO4 होगा तो ऑलवेज +7 कन्वर्टेड इन +2। अब इसमें क्या क्या किस किस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो देखो सल्फर H2S का है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जबकि यहां पर 0, तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर का सल्फर है कि नहीं, यहां पर सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर का है, जो यहां पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो गया। NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, यहां पर है +2, यहां पर है +3, Cl-1 कन्वर्टेड इन 0, Br-1 कन्वर्टेड इन 0, आयोडीन -1 कन्वर्टेड इन 0, H2C2O4। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 2 -8 में से 2 जाएंगे +6, तो ये बनेगा +3 एक कार्बन का, जबकि यहां पर बनेगा +4, यहां पर बनेगा +2 बनेगा मेरे हिसाब से, और ये बनेगा +2.5। तो सब में देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। एंड एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्टेड इन Mn+2 जो होता है पर्पल कलर का, वो हो जाता है कलरलेस। मेरे हिसाब से पर्पल की जगह आपको वायोलेट लिखना चाहिए, तो वायोलेट कलर कन्वर्टेड इनटू कलरलेस। अब यदि न्यूट्रल मीडियम है या वीक अल्कलाइन मीडियम है, न्यूट्रल या वीक अल्कलाइन KMnO4 है, तब क्या हो सकता है, तो Br-1 कन्वर्टेड इनटू BrO3-, जिसमें ब्रोमीन का +5 आएगा, I- कन्वर्टेड इनटू IO3-, उसमें +5 आएगा आयोडीन का, S2O3 2- में ये +2 है, यहां पर ये +6 बनेगा, Mn+2 है, ये बनेगा Mn+4। तो एक चीज देखो, KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन वीक अल्कलाइन मीडियम, तो ये बनता है MnO2, तो +7 कन्वर्टेड इन +4, +7 ऑक्सीडेशन नंबर कन्वर्ट हो जाता है +4 के अंदर। तो देखो KMnO4 कन्वर्टेड इन MnO2। एक चीज याद रखना, एसिडिक KMnO4 जब भी हम लिखते हैं तो इसका लिखने का तरीका क्या हो सकता है, KMnO4 H2SO4। जब भी एसिडिक KMnO4 लिखना होता है हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को सवाल हो सकता है, सर KMnO4 HCl भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी एसिडिक KMnO4 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ऐसे रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते हो। रीजन ये है कि HCl का जो Cl-1 है वो KMnO4 की प्रेजेंस में क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये रहा, HCl का Cl- KMnO4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इस तरह से HCl का हम लोग एसिडिक मीडियम बनाने के लिए KMnO4 के साथ यूज नहीं करते हैं। तो नोट करके यहां पर मैंने लिख लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड
for acidification of KMnO4 because KMnO4 oxidized HCl to Cl2. KMnO4 HCl को Cl2 के अंदर ऑक्सीडाइज कर लेता है. सो -1 कन्वर्टेड इनटू 0 ऑक्सीडेशन नंबर. समझ में आया? ये सारे रिएक्शन आपको याद करने हैं. मैंने बैलेंस नहीं किए, मैंने डायरेक्टली याद रखने का तरीका बताया. SO2 SO4 में कन्वर्ट होगा, H2S S में कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा, Fe+2 Fe+3 में, Cl माइनस Cl2 में, Br माइनस Br2 में, I माइनस I2 के अंदर, H2C2O4 CO2 के अंदर. इवन दो H2C2O4 की जगह यू कैन राइट ऑल्सो HCOOH. HCOOH जो है इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, वो भी कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर. तो HCOOH also converted into CO2 when we are taking acidic KMnO4, and H2O3 minus is converted into S4O6 2-. सिमिलरली न्यूट्रल वीक में देखो तो Br माइनस BrO3 माइनस में, I माइनस IO3 माइनस में, S2O3 माइनस SO4 माइनस में. देखो इसमें कंफ्यूजन होता है. यहां पर SO2 SO4 माइनस देता है एंड S2O3 माइनस S4O6 माइनस देता है, जबकि यहां पर S2O3 माइनस SO4 माइनस दे देता है. तो ये सल्फर वाले रिएक्शन अलग से थोड़े याद रखने हैं. एंड Mn+2 गिव अस MnO2. ओके. वैसे तो मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अभी करवाना था, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप पूरा कर पाओगे याद, क्योंकि एक साथ इतने सारे रिएक्शन याद करने डिफिकल्ट है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा. ओके. एंड उसके अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो आज हमने अलॉय देखा, 10 क्वेश्चन किए एंड पोटेशियम पर मैंगनेट की पूरी थियरी करी है. आई थिंक कि आप लोगों को ये काम कर लेना पड़ेगा. ये जो भी थियरी मैंने आपको पढ़ाई है वो याद करनी पड़ेगी. अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में इकट्ठी साथ में इकट्ठी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगा. तो अभी ये जो थियरी है इसे याद कर लो अच्छे से. एलॉय वाली थियरी है ये. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा. तब तक आप इस थियरी को अच्छे से याद कर लो. ये थियरी बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात करेंगे. ओके. मिलते हैं. थैंक यू. गॉड ब्लेस.